11 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे और बैहर विधायक संजय उइके को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से बरामद किए हथियार, लूट और डकैती की कई घटनाओं को दिया था अंजाम। सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद का टोटा, वारासिवनी क्षेत्र के किसान हो रहे परेशान। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के कारगर नतीजे आ रहे सामने। 1 सैकड़ा किसानों ने उठाया इस योजना का लाभ। उचित मूल्य दुकानों का हर सप्ताह होगा निरीक्षण। राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश। और शासन के निर्देशों के तहत जिले भर के शासकीय स्कूलों में आयोजित की गई बालक शिक्षा मीटिंग। अभिभावक और शिक्षकों ने साझा की जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस ने विगत कुछ दिनों से थाना रूपजर क्षेत्र के उद्घाटी में हो रही लूटपाट का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत लेने में सफलता हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह भी आया है कि आरोपियों के द्वारा विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे एवं बैहर विधायक संजय उइके को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने के मकसद से पत्र भी इन्हीं आरोपियों ने भेजा था। पकड़े गए आरोपियों में संतोष सिंह उइके माटे निवासी, दशोर उइके, सीतम उइके, रंजित उइके, सुनील मरकाम पालागोंदी निवासी और अशोक उइके माटे निवासी को हिरासत में लिया गया है। वहीं 3 आरोपी संतराम मरकाम, अमर टेकाम माटे निवासी व ईश्वर उइके पालागोंदी निवासी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 एयरगन, 2 भरमार बंदूक, 2 चाकू सहित 5 मोबाइल बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागृह में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि विगत कुछ दिनों से पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रूपजर क्षेत्र में आने वाले उद्घाटी के जंगल में फर्जी नक्सली बनकर राहगीरों को लूटपाट की घटना का अंजाम दे रहे हैं। वहीं 7 जनवरी एवं 13 जनवरी की रात्रि में भी लूट की घटना हुई थी। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे व बैहर विधायक संजय उइके को भी फिरौती के लिए नक्सली पत्र मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में गठित की गई, जिन्हें यह सफलता मिली है। थाना प्रभारी रूपजर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 8-9 हथियारबंद लोग नक्सली वर्दी पहनकर बालाघाट बैहर रोड पर मयूरबिंद के रास्ते आने वालों को लूटने व डकैती डालने की नियत से बैठे हैं। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो 5 आरोपी पकड़े गए तथा शेष 4 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस लाइन के सभागृह में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी श्री तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से संतोष उइके की तलाशी के दौरान उसके जेब से लांजी विधायक सुश्री हिना कांवरे के नाम नक्सलियों की धमकी भरा एक पत्र मिला, जिसके संबंध में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी संतोष के द्वारा बताया कि उसके भाई अशोक और उसने मिलकर पत्र लिखा है। 1 माह पूर्व भी लांजी विधायक सुश्री हिना कांवरे एवं बैहर विधायक श्री संजय उइके को पहाड़ सिंह नाम से नक्सली बनकर दोनों भाइयों ने धमकी भरा पत्र लिखा था, जिसमें अंतर्देशीय डाक पत्र के माध्यम से पत्र भेजकर एवं नक्सली बनकर 12 लाख रुपए मांगे थे, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर एक और आरोपी अशोक उइके को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुल 5 मोबाइल बरामद किए गए। श्री तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अशोक उइके ने भी अपने भाई संतोष के साथ मिलकर विधानसभा उपाध्यक्ष एवं बैहर विधायक को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले पत्र भेजना स्वीकार किया है। फिरौती मांगने वाले पत्र की जांच विशेषज्ञ टीम से कराई जा रही है। बालाघाट पुलिस की सफलता पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट आकाश भूरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, संदेश जैन सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जी थोड़ा मोबाइल पे चलेगा।
बालाघाट और मलेशखंड वाला जो रोड है उसके बीच में जो मयूरबिंदु घाटी जो है वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लूट की घटनाएं आप लोगों के संज्ञान में आई होंगी। नक्सल बन के जो गाड़ी रोककर उनसे पैसा छुड़ाना, मोबाइल छुड़ाना, वो लूट की घटनाएं हो रही थी। उन दोनों सूचनाओं पर कार्रवाई चल रही थी और उसी के संबंध में कल रात में भी एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग वाहन से निकलने वाले लोगों ने भी सूचना दी, कुछ मजदूरों ने बताया कि इस तरह की लूट को अंजाम देने कुछ लोग पुनः वहाँ एकत्रित हैं। करीब 8-9 लोगों का वहाँ पे होने की सूचना हुई और उस पर 3 टीम बनाकर यहाँ पुलिस पार्टी पहुँची है और मौके पर ही 5 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। आपके इनकी तलाशी में एक और ही सनसनीखेज खुलासा जो हुआ, इनमें से एक जो संतोष है, इनके पास से एक चिट्ठी मिली जो ये आगे भेजने वाले थे, जिसकी जांच करने पर यह पता चला कि यही वो महानुभाव लोग हैं जो फर्जी नक्सल बन के माननीय उपाध्यक्ष महोदया को और माननीय विधायक जी को भी फिरौती के लिए उनसे वसूली करने के लिए पत्र लिख रहे थे। इसका एक चिट्ठी इसने स्वयं लिखना स्वीकार की है, एक चिट्ठी इसके पास से मिली है और इसने जो बताया कि इसका एक भाई है अशोक, जिसने दूसरी चिट्ठी लिखी है, वो उस समय वहाँ पे मौके पर था और वहाँ से भाग निकला था, पुलिस के हाथ नहीं आया था। संभावित ठिकानों पर पुलिस के द्वारा रात भर कार्रवाई चलती रही और छापा मारने में सुबह उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो छठवां जो आरोपी अशोक पिता सुमन हुए के माटे का निवासी है, इसके पास से जो पुरानी लूट की घटनाएं हैं, इनमें जो लूटे गए मोबाइल भी मिले हैं, वो भी सामने आपके जब्त रखे हुए हैं और इन दोनों ने ही प्रारंभिक पूछताछ में वो जो धमकी भरे पत्र हैं फर्जी नक्सल बन के वो लिखना स्वीकार किया। इनके घर पे भी छापा मारा गया, इनकी पुरानी हैंडराइटिंग्स, इनकी वर्तमान हैंडराइटिंग और जो ओरिजिनल पत्र भेजे गए उन सभी को एक्सपर्ट्स के पास भेज के जल्दी इसकी रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली जाएगी। प्रारंभिक तौर पर देखने में वो राइटिंग मिलान भी कर रही है, इनके स्वयं के द्वारा भी स्वीकार किया गया कि फर्जी नक्सल बन के पैसे के लालच में, पैसा वसूल करने के चक्कर में इन्होंने ये कार्य किया। सर, अभी जो सड़क हादसा हुआ था 3:30 पर विधानसभा उपाध्यक्ष का, उससे कोई इनके तार जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। सर, वो जो दूसरा लेटर लिख रहे थे उन्होंने इसमें किया था कि सड़क दुर्घटना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सड़क दुर्घटना का कोई इसमें जिक्र नहीं था, इनका कोई कनेक्शन नहीं है उससे। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जिले के तमाम शासकीय स्कूलों में शनिवार को पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से चर्चा कर शैक्षिक जानकारी का साझा किया। साथ ही उन्हें स्कूल की अकादमिक गतिविधियों से अवगत कराया गया और उनके सुझाव प्राप्त कर शिक्षा के स्तर में सुधार के सकारात्मक प्रयास किए गए। नगर के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनके द्वारा स्कूल स्टाफ से आवश्यक जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक सुझाव दिए गए। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुरकर ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों के अभिभावकों के साथ साथ छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के छात्रावास अधीक्षकों को भी बुलाया गया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सही। क्यों नहीं पढ़ रही? जब बता रहे हैं तैयार होके सेल्फी लेने में पूरा ध्यान है। हाँ, तो मैम पढ़ते हुए झूठ बताती है, उन्हें घर पे भी वैसे ही बोलना। तो वो दीदी बताएंगी तभी हमको पता चलेगा क्या हमको नहीं पता। क्या करना है बताओ, क्या मैं डॉक्टर ही बनना, लेकिन खुद अपने आप से पूछो भला कितना पढ़ते हो? डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है? केवल बोलने से और बायो लेने से तो बेटा डॉक्टर नहीं बनेंगे। रात दिन पढ़ना पड़ेगा 12, 14, 16 घंटे। नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, कितना टफ पेपर आता है, कितना तगड़ा कंपटीशन है ये भी देखो। सिर्फ बोल दिए डॉक्टर बनेंगे थी, आगे जाके और करोगे BSc, फिर MSc। केवल डॉक्टर बनने में ही मेहनत नहीं है, हर चीज में। ये सारे बच्चे जो हैं केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि मतलब आप सब अब चूंकि परीक्षा के लिए केवल 1 ही महीना बचा हुआ है, तो आप सब
को इतना प्रेरित करें कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। और जैसे कि हम शिक्षक अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है। ये प्राइवेट स्कूलों में आपने सुना होगा कि हमेशा बैठक में गार्जियंस पहुंच रहे हैं और वो संबंधित विषय शिक्षक, जिसमें बच्चों को कहीं कोई परेशानी है या बच्चा कोई कमज़ोर है, तो संबंधित विषय शिक्षक गार्जियंस को इससे अवगत करा रहा है। उनकी जो छमाही परीक्षा की जो कापियाँ हैं, यद्यपि इन कापियों को हमने पहले भी गार्जियंस तक पहुंचाए थे, बच्चों को दिखाया है, पर फिर भी निर्देशानुसार कापियाँ दिखाई जा रही हैं। बच्चों की उपस्थिति के बारे में भी चर्चा की जा रही है और इस प्रकार से बच्चों का किस प्रकार से हित, उसकी उन्नति, एकेडमिक साइड उसका किस प्रकार से अच्छा हो सके, इसके लिए पालकों के साथ हम जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको कुछ बातें बता रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों के विकास के लिए पालक और शिक्षक दोनों उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से भी ये कहता हूँ कि आपको यदि कोई परेशानी है तो आप सीधे अपने विषय शिक्षक के साथ साथ प्राचार्य से भी संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये बहुत अच्छी शासन की योजना है। किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व शुरू हुई यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई। अब तक 1 सैकड़ा से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं कृषि विभाग को लगभग 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बताएं कि इस योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होता है। इसमें किसानों को तहसील स्तर पर आवेदन करना होता है और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल के द्वारा प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें करीब 4 माह का वक्त लगता है। यह योजना उन क्षेत्रों के किसानों के लिए आदर्श योजना है जहां पर विद्युत व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी पीके जैन ने बताया कि सरकार की मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना तेजी के साथ प्रगति कर रही है। वर्तमान में इसके लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिला कार्यालय मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को। ये योजना कृषि विभाग के माध्यम से और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसमें सोलर पंप प्राप्त करने की प्रक्रिया ये है कि कृषक को कृषि विभाग के तहसील स्तरीय कार्यालय में आवेदन देना होता है। उसके बाद में वो आवेदन कृषि विभाग के जिला कार्यालय में जाते हैं, जहाँ से उन्हें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय बालाघाट में प्रेषित किया जाता है और इस कार्यालय से ये सारे आवेदन आवश्यक स्वीकृति हेतु भोपाल भेजे जाते हैं। वहाँ से प्रकरण स्वीकृत होने के बाद में संबंधित हितग्राहियों के यहाँ पर इन पंपों की स्थापना का कार्य पूर्ण करवाया जाता है। ये पंप 1 HP से लेके 10 HP तक की क्षमता में उपलब्ध हैं, जिसमें जो अधिकांश हितग्राही हैं वो 1 HP से 5 HP की क्षमता तक के अधिकतर पाए गए हैं। इसमें 1 HP से 3 HP तक के पंप्स पर शासन का 90% का अनुदान है और 3 से 5 HP तक के पंप्स पर 85% का अनुदान है। तो ये योजना खासतौर से उन जगहों के लिए एक आदर्श योजना है जहाँ पर या तो विद्युत है ही नहीं, या अत्यधिक पावर कट है, या लोग डीजल का उपयोग करके खेती करते हैं, या लोग वर्षा के सहारे निर्भर रहते हैं। तो ये पंप की स्थापना हो जाने के उपरांत कृषकों की पूर्ण निर्भरता जो कि इन साधनों पर थी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये पंप सुबह से शाम तक जब तक धूप रहती है तब तक काम करता है और इससे खींचे गए पानी का उपयोग कृषक अपनी खेती के उपयोग के लिए करते हैं। राज्य शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के निरंतर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर को जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण और वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए कहा गया है। निर्देशों के अंतर्गत कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार कर सक्षम अधिकारियों को दायित्व सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की योजना जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त
समस्त कालातीत किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट नगर के समस्त कृषक जिनको कृषि भूमि जहां कहीं भी ऋण माफी के दायरे में आने वाले कृषकों की सूची बैंक द्वारा नगरपालिका परिषद को प्रदान की गई है, जिसकी समस्त कार्यप्रणाली नगरपालिका के राजस्व विभाग कार्यालय में 22 जनवरी से चल रही है एवं आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। इस संदर्भ में नगरपालिका राजस्व उप निरीक्षक RS राहंगडाले ने बताया कि बालाघाट नगर के किसानों की सूची बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसान राजस्व विभाग पहुंचकर जिनके ऋण खाते में आधार लिंक है, हरा आवेदन भरें, जिनके खाते में आधार लिंक नहीं है सफेद आवेदन भरें और जिसका दोनों सूची में नाम नहीं है वे गुलाबी आवेदन भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी के पश्चात इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। RL राहंगडाले, राजस्व उप निरीक्षक, नगर पालिका परिषद बालाघाट। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है, उसके अंतर्गत ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश शासन की किसान ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत बालाघाट के इस नगर के कृषक नगर पालिका परिषद बालाघाट कार्यालय राजस्व शाखा में उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर दिनांक 5/2/2019 तक अनिवार्य रूप से फार्म यहीं से प्राप्त कर यहीं जमा करना सुनिश्चित करें। 5 के बाद में ऋण माफ़ी योजना का उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह प्रक्रिया 22 जनवरी से निरंतर प्रारंभ है और 5 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसलिए बालाघाट नगर के कृषक जिनकी कृषि जहाँ कहीं भी हो, लेकिन यदि उनका पता बालाघाट में लिखा है तो सूची मेरे पास उपलब्ध है, वे आगे सूची का अवलोकन करें। जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ शाखा भरवेली के द्वारा ग्राम भरवेली में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर संघ के राष्ट्रीय सचिव मानिक मेश्राम, मोहम्मद तनवीर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनशक्ति मजदूर सभा दिल्ली सहित संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सभा में पदाधिकारियों ने अहम विषयों पर चर्चा की। या कोई भी ऑपरेशन हो जो सेंसिटिव प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को मैनेजमेंट ने लाइट बल्ब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा नहीं जाता कि यहाँ के जो कुछ तुच्छ उम्मीदवादी जो लोग हैं वो अपने लोगों को सिर्फ वो चाहे बीमार रहे अथवा न रहे फिर भी उनको लाइट बल्ब में भेजा जाता है और हमारे पार्टी के वर्कर लोग उनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण काम करवाया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे अंडरग्राउंड में। मैं आप में से सभी लोग अंडरग्राउंड में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हो। ये आम सभा है। आम सभा का मतलब सबको बोलने का चांस, अपनी अपनी बात रखने की चांस। मित्रों, पर वहां तक नहीं पहुंचाना था। ये बहुत हमारा उद्देश्य है सर कि यहाँ के कामगार कर्मचारी जो भूमिगत कार्य कर रहे हैं और ठेका मजदूर जो है
उनको वाजिब दाम और वाजिब बात के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दूसरी बात कि ये शेड्यूल जो 2014 से आया है, ये शेड्यूल दिया गया है कंपनी को, उस ए शेड्यूल का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और वही फायदे के लिए, वही ये शेड्यूल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी बात ये कि भाई पीआरपी जो मिलना चाहिए वाजिब कामगार कर्मचारियों को, वो उनको पीआरपी नहीं मिल रहा है। कहना जा रहा है कि टोटल मजदूरों के साथ शोषण हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टोटल मजदूर कामगारों का और ठेका मजदूरों का यहाँ पे शोषण हो रहा है। इसका मेन कारण किसको मानते हैं? इसका मेन कारण हम जो वर्तमान यूनियन थी माइल कामगार संगठन और मैनेजमेंट, इनको हम मानते हैं, क्योंकि ये दोनों के मिली भगत से पिछले बार एग्रीमेंट हो चुकी थी और उस एग्रीमेंट में पीआरपी की बात नहीं रखी गई और इसी के वजह से, खास इसी के वजह से पीआरपी हमें नहीं मिल रही है। जबकि पीआरपी अधिकारियों को मिनिमम 3 लाख से मैक्सिमम 36 लाख तक मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं जय किसान ऋण माफी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने जिले के सभी शाखा प्रबंधकों की बैठक आहूत कर जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत शाखा स्तर पर जारी प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा की। रिकॉर्ड सही ढंग से सत्यापित करवाएं। पहले तो संस्था प्रबंधक सत्यापित करेंगे। सत्यापन में क्या करना है, उस प्रावधिक सूची में जितनी दावा राशि है वो दावा राशि 31/3/18 पर बकाया, जो कुछ एफआईआर होगी 2-4 दिन में समिति प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के खिलाफ ही होने वाली, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-3 दिन ही लगेंगे। आपका डाटा ऑपरेटर रहेगा। हम रात के 11 बजे भी कोई अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि हमको 11 बजे आता है। हमने रात को 2-2 बजे तक यहाँ काम किया, 2:30 बजे बैंक आए, रात को गिरीश और नंदनवार को 12 बजे बुलाया गया, रात के 12 बजे वारसपुरी चले गए थे। तो यदि किसी प्रकार की आप लोग लापरवाही करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपके खिलाफ तय होगी, वो आदेश भी आपको मिल जाएगा। ये जो आवेदन किसानों के ऑनलाइन हो गए हैं, ये कल शाम तक आपकी शाखा के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे, प्रावधिक सूची के नाम से जाने जाएंगे। उस प्रावधिक आज सभी ब्रांच मैनेजर की मुख्यालय पे जय किसान ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा के हेतु बैठक आहूत की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जो जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। सहकारी बैंक से संबंधित कुल 1,06,000 किसानों में से अभी भी करीब 34,000 किसानों से आवेदन पत्र लेना शेष है और इस योजना में बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए किसानों को ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लक्ष्य आवंटित करने के लिए मैंने ब्रांच मैनेजरों को बुलाया, चूँकि समय बहुत कम है। दूसरा, एक तुरंत 5 तारीख के बाद में जो अहम जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण कार्य हमको जो संपादित किया जाना है, उनके जो किसानों की ओर जो बकाया ऋण है उसका सत्यापन किया जाना है कि वो एज पर लोन अकाउंट सही है कि नहीं। तो ब्रांच मैनेजर को उसके संबंध में भी समझाइश देना है कि वो सूचियों का सत्यापन कर ले। अभी 2-3 दिन का जो समावधि है उसमें उसका सत्यापन कर ले। जब एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे वो डिटेल ऋण के विवरण जब दर्ज होगा तो उसका सत्यापन ब्रांच मैनेजरों को करना है। दूसरा, आधार से सीडेड भी अभी लगभग करीब 24-25 हज़ार खाते मेरे बैंक से संबंधित बचे हुए हैं, उनको भी हमको आधार सीडेड कराना 5 फरवरी तक। नगरपालिका परिषद वारासिवनी में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए के चेक का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख सहित पार्षदगण मौजूद रहे। इस संदर्भ में नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। और संबल योजना तहत जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनकी सामान्य मृत्यु हुई थी, उन परिवारों को अपने मृत्यु तत्काल पश्चात 5 हजार दिए थे अपनी अंत्येष्टि के लिए। और आज उन परिवारों को, जिनकी सामान्य मृत्यु थी, उनके परिवार के विधवा महिलाओं को अपने 2 लाख रुपये प्रदान किए हैं। और एक वार्ड नंबर 9 में एक नेवाजी थे जिनके बेटे की एक्सीडेंट से मौत हुई थी, उनके पिता को 4 लाख रुपये का चेक प्रदान किया है। ये संबल योजना के तहत था। आज 6 परिवारों को हमने, 5 परिवार को 2 लाख रुपए
एक वार्ड नंबर 9 नेवारी जी को 4 लोगों को चेक प्रदान किया है। और लगातार हमारा प्रयास था कि जिन लोगों को ज़्यादा लोग उसको योजना का लाभ मिल सके, तो 6 लोगों का भी हमारे पास आवंटन आया था, तो 6 को हमने तुरंत आज राशि प्रदान कर दी है। और लगातार हमारा प्रयास है हमारे परिषद का कि जो भी योजना आती है शासन की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो या स्थानीय स्तर की हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का प्रयास नगर परिषद के लोग, हमारे परिषद और हमारे कर्मचारी करते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार ने भी सम्मानित किया है कि वाराणसी नगर पालिका ईमानदारी सेवा करने के लिए जाती है। वाराणसी के जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9वीं की चयन परीक्षा का आयोजन शनिवार को किया गया। यह परीक्षा नगर के 3 केंद्रों में संपन्न कराई गई। कुल 1147 बच्चों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से उत्कृष्ट विद्यालय में 315, कमला नेहरू विद्यालय में 235, नवोदय विद्यालय में 183 बच्चों ने पर्चे हल किए। इस प्रकार 1147 बच्चों में से 733 बच्चों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं 414 छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। आज ये 9th क्लास की लेटरल एंट्री की एग्ज़ाम भी थी, जिसमें 4 वैकेंसी थी विद्यालय में। जो 8th क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं उन्होंने एग्ज़ाम दी है। पंजीयन कितने थे और कितने उपस्थित हुए? ये वाराणसी में 3 सेंटर थे, जिसमें टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 447 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और नवोदय विद्यालय में 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। कुल मिला के 1147 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 733 बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दी है और 414 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं। मैडम किसी प्रकार कोई नकल प्रकरण बने हैं इसमें? नहीं, इस प्रकार का कोई। इसका परिणाम कब तक आ जाएगा मैडम? इसका परिणाम 2 महीने बाद। 2 महीने बाद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ परीक्षा? हाँ जी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। तो 4 सीट के लिए परीक्षाएं थी ना? 4 सीट के लिए परीक्षाएं थी। वाराणसी के दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा स्थित चेन्नई घाट से रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्यवाही की गई। जानकारी के मुताबिक किसी व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत सिकंदरा के नदी घाट में ट्रैक्टर से रेत लेकर जानकारी मिलने पर यह कार्यवाही की गई है और राजस्व विभाग को सूचित किया गया है। जिला गोवारी समाज संगठन का विशाल सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह शनिवार को नगर के कमला नेहरू महिला मंडल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हेना कावरे के सहित संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में चित्रकला, रंगोली, डांस प्रतियोगिता एवं हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हेना कावरे को ज्ञापन सौंपकर शासन से गोवारी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री कावरे ने कहा कि वे संगठन की इस मांग से सहमत हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया था। मैं जब विधानसभा में प्रश्न लगाया तो जो एक एक बात आप मुझे समझा रहे थे, बताने का प्रयास कर रहे थे, सारी बात प्रश्न लगाने के पहले मैंने खुद इतनी स्टडी किया है और उसके बाद ही मैंने प्रश्न लगाया था। और शायद पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर इस बात को स्पष्ट रूप से मैंने रखा था कि जब तक ओबीसी की सूची में से गोवारी समाज को नहीं हटाया जाएगा, तब तक गोवारी समाज को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से मैंने कहा था। वहीं जिला गोवारी समाज संगठन के अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शिशुपाल वगारे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत। जिला गोवारी समाज संगठन के तत्वावधान में आयोजित माननीय वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान
मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ग्वारी जाति को षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी में शामिल कर दिया गया है, उसी के तहत आज हम लोग ने मध्य प्रदेश सरकार से यह आग्रह किया है कि ग्वारी जाति को जो षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी में शामिल कर दिया गया है तो वहाँ से तत्काल हटाए, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में सरल क्रमांक 16 पर ग्वारी जाति स्पष्ट लिखी हुई है। उसके बाद भी ग्वारी समाज को यहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसी विषय पर यहाँ पर सुश्री हिना कावरे जी को हमारे ज्ञापन के माध्यम से उनसे अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द जो ग्वारी जाति को षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी में शामिल किया है वो तत्काल वहाँ से हटाए। केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन सेवा सहकारी समितियों में यूरिया डीएपी खाद नहीं होने के कारण रबी की फसल लगाने वाले किसानों को खाद के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में प्राइवेट खाद दुकानों में अधिक दामों में खाद खरीदना पड़ रहा है, जिससे किसानों में शासन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कहाँ रहते हैं? चलो ये बताइए किस काम से आया था मार्केट सोसाइटी? यूरिया सोडा के लिए आए। इसके पहले भी आए आप? पहले भी 2-3 बार आए, सोडा ही नहीं मिल रहा। तो आज आए तो क्या बोल रहे हैं? आज भी आए तो आज भी नहीं मिल रहा है, सोडा नहीं मिल रहा है। नहीं आया मिलता। तो अभी किस काम में लग रहा है आपको सोडा? अपने को बरसिंग है, रबी की धान की फसल है। धान की फसल। जैसे अभी सोडा नहीं मिल रहा है, 2-3 बार आ गया, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अब परेशानी झेलना पड़ेगा, जब आएगा जब ले जाएंगे। अच्छा, या प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा? या प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा। तो महंगे दाम में मिलेगा वहाँ पर। शासन चाहती है कि किसानों को कम दामों में खाद्य बीज मिले, पर यहाँ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नहीं मिल पा रहा, सोसाइटी में कोई सोसाइटी में नहीं मिल पा रहा। कोई सोसाइटी में नहीं है। आगे से ही व्यवस्था नहीं की गई, क्या बोलते हैं लोग, क्या आएगा बोलते? नहीं, ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे हो कि कब आएगा क्या आएगा, कुछ नहीं बता। बस नहीं आएगा बोल, नहीं है बोलते, नहीं है बोलते बस। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोडा आना चाहिए, जब भी किसान अपने खेत में फसल लेगा, फसल का उत्पादन अधिक लेगा। विजय पचौरी। क्या है यहाँ पे? यहाँ पर लिपिक पत्र 1 सप्ताह हो गया भैया, अभी यूरिया नहीं है और हमने डिमांड भी भेज चुके हैं, पर अभी आ नहीं रहा है। तो किसान आ रहे होंगे, सब वापसी जा रहे होंगे? हाँ, वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। और डीएपी है कि नहीं? डीएपी है, पर्याप्त मात्रा में डीएपी है, पर अभी ज़्यादा डिमांड का यूरिया की है। अभी यूरिया की है। तो 2 ही खाद है क्या और खाद है यहाँ पे? नहीं, अभी यूरिया डीएपी है अपने पास उपलब्ध, और यूरिया फिलहाल ख़त्म हो गया है, सुपर फास्फेट ख़त्म हो गया, पोटास है, पर ज़्यादा मांग यूरिया की चल रही है। तो कब तक आने की उम्मीद है? ऐसा कुछ 1 सप्ताह में आ जाएगा। ऐसा जी, 1 सप्ताह से नहीं है, और 1 सप्ताह बाद लगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। तो भाजपा नेता डैलेंद्र गौतम का कहना है कि सरकार किसानों की चिंता करे। हम वर्तमान सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कृषकों को सोसाइटी के माध्यम से सोडा उपलब्ध कराए, यूरिया डीएपी, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। कि जैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी अगर खाद्य समय पे नहीं मिलेगा उनको रबी की फसल के लिए? देखो भैया, किसान की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही कमजोर है, कहीं से मजबूत नहीं है। किसान तो ऐसा खेती पे डिपेंड करता है। अब ये सोचना सरकार को है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करना है, जो राज्य सरकार सोचे इस विषय में, ये हम चाहते हैं। सरकार खाद्य जल्द उपलब्ध करवाए। हाँ, उपलब्ध कराए बस किसानों के। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के वादे पूरे करने में असफल रही है। देखिए, ये कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। कांग्रेस पार्टी किसानों का हित में बातें करके सत्ता में आई है। किसानों को लालीपाप देकर के उन्होंने सत्ता हासिल की है और किसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। अभी रबी की फसल लगी है, गेहूँ लगा हुआ है, डीएपी यूरिया की इनको आवश्यकता है। भाजपा सरकार के समय सोसाइटियों में एडवांस यूरिया और डीएपी आ जाता था। किसानों को 6 महीना पहले घर में ले जाकर रखने की सुविधा हो जाती थी, किसानों को भटकना नहीं पड़ता था। परंतु ये कांग्रेस सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल है। तो क्या लगता है इस सरकार आगे क्या कर पाएगी किसानों के लिए? सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और किसानों का हित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी कार्यशैली किसानों के लायक हित के लायक कार्य करती हुई नहीं दिख रही है। लालबर्रा के
शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में शासन के निर्देशों के तहत 2 फरवरी को पालक शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाला में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पालकों ने सम्मिलित होकर बच्चों की पढ़ाई के संबंध में चर्चा की व परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने की बात कही। सम्मेलन के दौरान कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत बच्चों ने पालकों से मांग रखी कि नवीन सत्र में 9वीं व 10वीं अंग्रेजी माध्यम की शासन से मान्यता दिलवाई जाए, अन्यथा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में बच्चे अध्ययनरत हैं, जबकि शासन से अब तक किसी प्रकार की स्वीकृति संबंधी आदेश नहीं आए हैं, जिसको लेकर बच्चे और पालक परेशान हैं। हमारी समस्या है ना, हमारा एक्चुअली क्या बालक 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और इंग्लिश मीडियम की आज तक मान्यता नहीं मिली है ना। तो क्या है, हम लोगों ने पिछले मतलब इसी सत्र में जुलाई अगस्त में बहुत प्रयास किए कि मान्यता मिल जाए, क्योंकि 8वीं तक यही स्कूल यही परिसर में पढ़े बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में, और 9th में परमिशन नहीं मिल पाई। इसके कारण हमारे बच्चे आज पढ़ तो रहे हैं यहाँ 9th क्लास में, परंतु ऐसा है कि उनका भविष्य अंधकार में है। यदि परमिशन नहीं मिलती है तो बच्चे 9th पढ़ने के बाद में उनको एक स्कूल से बंद करना पड़ेगा या फिर दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारी मतलब स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए मैं गुलचीलाल बिसेन मेरेगा पीटी अध्यक्ष, क्योंकि मतलब अपने मध्य प्रदेश का कार्यक्रम था और इसमें जो पालक और टीचर दोनों गुरु भी, तो दोनों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या क्या समस्या निकल के आई पालकों की तरफ से, आपकी तरफ से क्या निराकरण किया गया उस समस्या का? निराकरण ये किया गया कि पालकों को स्कूल में आकर के अपने बच्चों की जानकारी लें और घूमते घूमते नज़र रखें और सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस संबंध में। सर कितने वर्षों से यहाँ पे अध्यक्ष हैं? मैं 2 वर्षों। तो कुछ बदलाव आया है 2 वर्षों में यहाँ पे स्कूल में? पूरा आया, स्कूल का कार्यकाल भी अच्छा चल रहा है और इसमें जो सुविधाएँ पूरी सुविधापूर्वक अच्छी ढंग से। आगामी समय पालकों के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या किया जाएगा यहाँ पे स्कूलों में? बच्चों के लिए तो मतलब पूरी सुविधाएं हो गई है और जो आने वाली समस्या जो शासन से जो भी आएंगे उसमें पूरी की जाएगी। शिक्षक पालक सम्मेलन आयोजित किया गया था। शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 2 तारीख को आयोजित करना था। उसी पालकों ने यहाँ कुछ चर्चा के बिंदु थे, जिसमें तिमाही छमाही का रिजल्ट, उनकी उपस्थिति, संस्था में ठहराव आदि विषयों पर चर्चा हुई। पालकों ने बहुत इंटरेस्ट लेके और बच्चों के रिजल्ट के बारे में बहुत जानकारी ली और हमने उनको संतुष्ट किया। उनकी कॉपियाँ उन्होंने देखी और पालकों की ये जागरूकता हमको अलबर्रा के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा खमरिया में धान खरीदी कार्य समाप्त हो चुका है एवं गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार होने के कारण खरीदी का आंकड़ा बढ़ गया। किसानों से इस वर्ष 50,31,82,000 रुपए की कुल 2,78,533 क्विंटल धान खरीदी गई है, जबकि गत वर्ष 2017-18 में किसानों ने 35,50,49,000 रुपए की कुल 2,29,070 क्विंटल धान खरीदी गई थी। धान खरीदी कार्य समाप्त होने के बाद खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन काफी सुस्त गति से हो रहा है, जिसके कारण किसानों को धान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द धान का परिवहन कर किसानों के खातों में राशि का भुगतान किया जाए। हम आपको बता दें कि खमरिया ब्रांच अंतर्गत कुल 11 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से एकमात्र लैंडेजहरी धान खरीदी केंद्र से पूरी धान का परिवहन हो चुका है। वहीं शेष 10 धान खरीदी केंद्रों में धान का स्टॉक रखा हुआ है। चर्चा में पर्यवेक्षक ML यादव ने बताया कि धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण बेमौसम वर्षा
बेमौसम बारिश होने के बावजूद धान खराबी नहीं हो पाई है एवं निर्धारित तिथि तक किसानों से धान खरीदी कार्य संपन्न करवाया गया है, जिसके बाद जिले के उच्च अधिकारियों को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जा रही है एवं परिवहन कार्य जारी है। ऐसी संभावना है कि आगामी 1 सप्ताह में पूरी धान का परिवहन हो जाएगा। ये जो पाल लग गया ऐसे नहीं हो रहा है। सर, इस वर्ष धान खरीदी की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी है और खरीदी भी अधिक हुई है। जो व्यवधान आए, बीच में बारिश हुई, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद फिर दोबारा अभी जो अंतिम समय में बारिश हुई, क्या क्या मतलब स्थितियां हुई? हाँ, वर्षा होने से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। समिति की ओर से धान को बचाने के भरसक प्रयास किया गया और अधिकांश धान खराब नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में पानी के भीगने से कुछ बोरियां भीगी, जिन्हें भी सुखा करके और उनको दुरुस्त कर लिया गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी अब स्थिति है कि जो धान का परिवहन होना चाहिए, शासन के निर्देशन तो की जा रही है, लेकिन उसमें थोड़ा गति लाई जाए, जिससे जल्दी से जल्दी परिवहन हो सके और परिवहन होने से हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर सकें। भुगतान अब सीधे जिले से। आगामी लोकसभा चुनाव मिशन 2019 के तहत सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी मिशन 2019 की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसके तहत 2 फरवरी को दोपहर 2 बजे लालबर्रा मुख्यालय में स्थित विश्राम गृह में कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रभारी जिला बालाघाट नरेश सराफ के द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से कई विषयों पर विचार विमर्श किए गए व लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। साथ ही नगर मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया गया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों का निष्कासन समाप्त न किए जाने के संबंध में स्थानीय कांग्रेसी जनों के द्वारा अपने विचार रखे गए, जिस पर श्री सराफ ने कहा कि सारी परिस्थितियों से आला कमान को अवगत करा दिया जाएगा। ये सब कुछ पानी कार्यकर्ता लोग इकट्ठे नहीं हो पाते तो दूसरी पार्टी के लिए अच्छा मैसेज है ना कि यार सत्ता में रहने के पहुंचित हैं, लोकसभा नजदीक है। हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथियों से ये मंतव्य जानने के लिए कि कौन श्रेष्ठ कैंडिडेट हो सकता है और उनकी भावनाओं को हमारी जो निर्णायक कमेटी है, वरिष्ठ लोग हैं हमारे मार्गदर्शक, उन तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं और लोगों से अलग अलग बात कर रहा हूं। कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया में हम एक भूमिका जो हमें सौंपी गई है वो कर रहे हैं और जो यहाँ हमें मिलेगा वो हम निर्णायक कमेटी के सामने रखेंगे। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, पब्लिक में क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, हम ले जाके सब रखेंगे और जो निर्णायक कमेटी है वो निर्णय लेगी। तो हमारा काम ये है। तो यहाँ से क्या दावेदारों के नाम लिए जा रहे हैं? मिले हैं निश्चित रूप से, 20 नाम अभी तक मेरे सामने आ चुके हैं। लालबर्रा में स्थित जवाहर सामुदायिक भवन में 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे से किसान गर्जना संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी के मुख्य आतिथ्य में ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद सिहौरे की अध्यक्षता व क्षेत्रीय किसानों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की कर्ज माफी में अव्यवस्था व फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसानों ने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवाए गए बीमा का लाभ नहीं मिलने एवं सभी नियमित किसानों का ऋण माफ न किए जाने सहित अन्य समस्याओं की जानकारी देते हुए आक्रोश जताया। चर्चा में किसान गर्जना संगठन जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के 2 सैकड़ा से अधिक किसानों को अब तक सेंट्रल बैंक शाखा लालबर्रा द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2017 की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके संदर्भ में किसानों द्वारा कई बार
बैंक व 181 नंबर पर भी शिकायत की गई है। बावजूद इसके भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। हम लोग किसान गर्जना के माध्यम से आज फसल बीमा जो किसानों को दिया गया है और 2017 का था ये, जिसमें कुछ किसान रह गए, 274 किसान कुछ हमने जानकारी लिए, उन किसानों को अभी तक बीमा का फायदा नहीं मिल पाया है। और हमने बैंक में कई बार गए, और ऊपर भी गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ऊपर भी IMT ऑफिस है करके, वहाँ पे भी हमने अग्रणी बैंक जो है। तो क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अभी डल जाएगा, 2 रोज बाद डल जाएगा, 4 रोज बाद डल जाएगा। ये पैसा जो है 2017 का। तो कितने दिन टला रही है बैंक आपको? ये बैंक कम से कम हमको 3 महीने से टला रही है अभी। और ये बैठक किसानों की समस्याओं को लेकर के रखी गई थी। इसमें समस्याओं में 2 समस्याएं सबसे मूलभूत समस्या हमको समझ में आई, और जो बात रखी किसानों ने वो ये थी कि प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा सेंट्रल बैंक का अभी तक के किसानों को नहीं मिला है, जबकि ये पैसा 2017 का है, मिल जाना चाहिए था। ऋण माफ़ी को लेकर के, ऋण माफ़ी में एक समस्या आई कि जो भूमि विकास बैंक के जो कृषक हैं उनका ऋण माफ़ नहीं हुआ है। उसमें सोसाइटी वालों का ऋण माफ़ी हुआ है और कुछ अन्य बैंकों का, लेकिन भूमि विकास बैंक का जिनके ऊपर में कई सालों से पैसा है उसको नहीं लिया गया है। ये एक समस्या सामने आई है। 23 वर्षीय लड़की ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया है। लड़की के द्वारा की गई शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मनीष शुक्ला बालाघाट निवासी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक मनीष के द्वारा लड़की के साथ कई बार शादी का झांसा देकर दुराचार किया गया है। 1 फरवरी को लड़की ने मनीष से शादी करने की बात कही थी, तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर लड़की ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर मनीष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा उपाध्यक्ष हेना काबरे और बैहर विधायक संजय उइके को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से बरामद किए हथियार, लूट और डकैती की कई घटनाओं को दिया था अंजाम। सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद का टोटा, वारासिवनी क्षेत्र के किसान हो रहे परेशान। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के कारगर नतीजे आ रहे सामने, 1 सैकड़ा किसानों ने उठाया इस योजना का लाभ। उचित मूल्य दुकानों का हर सप्ताह होगा निरीक्षण, राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश। और शासन के निर्देशों के तहत जिले भर के शासकीय स्कूलों में आयोजित की गई बालक शिक्षा मीटिंग, अभिभावक और शिक्षकों ने साझा की जानकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।